नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं रामधन मीणा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमपुरा। साथियों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपको विदित है कि बोर्ड परीक्षा मार्च के प्रारंभ में ही इस बार प्रारंभ होने वाली है और बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 छात्र जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इसके संबंध में मैं 2 शब्द कहना चाह रहा हूँ। विद्यार्थी इसको आत्मसात करें और माँ बाप जो ये वीडियो सुन रहे हैं उसको ज़रूर अपने बच्चों को बताएं। वैसे मैं बेसिकली साइंस के ऊपर बात करूँगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर लागू होता है और यही थ्योरी A to Z कॉम्पिटिशन्स पर लागू होगी। इवन आप PCS, UPSC, IAS, RS, IES, RJS कोई सी भी वैकेंसी आप उठा के देख लीजिए, सभी में यही थ्योरी काम करने वाली है। पढ़ने का तरीका लास्ट टाइम पे और स्टार्टिंग टाइम से किस तरह होना चाहिए उसके बारे में मैं बात बताने वाला हूँ। जैसे आपको विदित होगा कि जैसे मान लीजिए कक्षा 10 विज्ञान में 13 चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले आपको उसको सिलेबस को खोलना है 13 चैप्टर्स को, और उन 13 चैप्टर्स 13 जो अध्याय हैं उनको सबको मार्किंग करना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। सारे चैप्टर्स को मार्क करने के बाद आपको फिर चैप्टर वाइज उनको पॉइंट नोट करना है। मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और 6 नंबर का वो चैप्टर है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया को आपको क्वेश्चंस के रूप में डिवाइड करना है। तो आपको पता है उसमें स्टार्टिंग में आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और रासायनिक समीकरण की परिभाषा 2 टॉपिक इनके बना लेने हैं और इसके बाद में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक क्वेश्चन सेपरेट बना लेना है, 3 क्वेश्चंस। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसके अंदर 5 या 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। और 5वां क्वेश्चन हो जाएगा संक्षारण और विकृत गंधिता। कुल मिला के 5 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ये पूरा फर्स्ट चैप्टर घूमने वाला है। पहला 2 डेफिनेशन है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, थर्ड रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, फोर्थ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसके अंदर आपको 5-6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं मिलेगी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, इसके अलावा अपचयन और उपचयन, इनको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद संक्षारण और विकृत गंधिता, जिनमें से 1-1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस प्रकार जैसे इस चैप्टर्स को हमने क्लियर किया, इसी प्रकार सभी चैप्टर्स को, साइंस के 13 चैप्टर्स को डिवाइड करना है। किस तरह? अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा, और उस सिलेबस के जितने भी पॉइंट हैं उनको नोट कर लें और नोट करने के बाद उनके शॉर्ट नोट अपनी हैंड राइटिंग में बना लें। मैं जल्दी ही इसकी एक PDF आप लोगों को सेंड करूंगा, उसके अंदर आपको सारा मटेरियल तैयार मिलेगा। यदि आप उनको तैयार कर लेते हो तो आप 80 से 90% मार्क्स इजीली प्राप्त कर लोगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि आप जिस मटेरियल से स्टडी करने वाले हैं वो मटेरियल एक ही होना चाहिए, दूसरा मटेरियल उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। बार बार उसी मटेरियल को रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं और बुक्स को पढ़ते रहना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आधे से पौन घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। 6 सब्जेक्ट्स आपके 10th बोर्ड में हैं। 4 घंटे स्कूल के अलावा आप यदि नियमित अब से पढ़ोगे तो आपको 80% के आसपास मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर भी आपकी व्यक्तिगत समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि हमें ये समस्या पढ़ने में इस तरह नहीं आता है। जो भी आपकी समस्या है मैं निश्चित रूप से दूर करूँगा। मेरा 20 साल का जो पढ़ाने का अनुभव है उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। किसी भी तरह का कंपटीशन या किसी भी तरह की कक्षा से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी माँ बाप यदि सुन रहे हैं, विद्यार्थी यदि सुन रहे हैं, डायरेक्ट कमेंट करें और पूछें किस तरह की समस्या है और मुझे अपने मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। मैं व्हाट्सएप पे या खुद वर्बली आपसे कॉल करके आपकी समस्या का समाधान करूँगा। लेकिन समय बहुत कम बचा है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों में डिस्टरबेंस
होने वाला है। इस बार इलेक्शन की वजह से भी कुछ पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन शिक्षकगण और विभाग है जो इसकी पूर्ति हर प्रकार से कर रहा है कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए उनको एक्स्ट्रा वर्क दिया जा रहा है, जिसमें आप अभिभावकों का सहयोग काफ़ी आवश्यक रहेगा। और लगभग कोर्स सभी जगह पूर्ण होने वाला है, तो अभिभावक गहराई से अपने बच्चों से पूछे कितना कोर्स हो चुका है, कितना आपने कर लिया है और कितना आपने रिवाइज कर लिया है। यदि स्टूडेंट से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो डायरेक्ट आप अपने कक्षा अध्यापक या नंबर लेके डायरेक्ट टीचर से बात करें और अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक ज़रूर लें। और स्कूल में आकर अपने स्टूडेंट्स के संबंध में टीचर से ज़रूर मिलें और उसकी कमजोरियों के ऊपर और उसकी खूबियों के ऊपर बात करें और उसके स्वर्णिम भविष्य के लिए अवश्य उस शिक्षक से अवश्य बातचीत करें जो उनको ज़्यादा प्रिय है। या शिक्षक तो सभी प्रिय होते हैं स्टूडेंट को, और टीचर को सारे स्टूडेंट प्रिय होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको कुछ फेवरेट टीचर्स बन जाते हैं, तो उसको अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं। तो अपनी बात सभी को न बता पाए तो अपने फेवरेट टीचर को बताएं और जो भी कमियां लगती है वो कमियां दूर करें और एक अच्छे स्वर्णिम भविष्य के लिए अभी से अपनी नींव को मजबूत करें। तो अभिभावक माता पिताओं के लिए ये मेरा विशेष संदेश था कि नियमित रूप से शिक्षक गणों के संपर्क में रहें और अपने बच्चे की खूबियों और कमियों के बारे में अवश्य बातचीत करें। खूबियाँ हैं तो उन्हें और आगे बढ़ाएं, कमियाँ हैं तो उन पर काम करें कैसे दूर किया जा सकता है। और मटेरियल वो शॉर्ट रखें, कम से कम मटेरियल रखें और उसी पे बार बार फोकस करें, उसी को बार बार रिवाइज करें। और कम से कम डेली 10 से 15 मिनट अपने बच्चे के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या होमवर्क दिया है। यदि इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा 10 मिनट निकाल लेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल सही डायरेक्शन में और सही पढ़ाई करेगा। फिर भी आपको कुछ कमियाँ और कुछ गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।